इंस्टॉलमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में और नामों से भी जाना जाता है। अब जैसे जैसे मीनिंग देखेंगे हम लोग, वो हम लोग को मालूम चल जाएगा। अब देखिए मीनिंग में क्या बोल रहा है, स्थायी पद्धति से आशय मूल्यह्रास अपलिखित करने की ऐसी पद्धति से है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक स्थायी, एक फिक्स राशि ही ह्रास के रूप में अपलिखित की जाती है। देखिए जो स्थायी किस पद्धति है, वो ह्रास का एक ऐसा पद्धति है, ह्रास अपलिखित करने की, मूल्य ह्रास अपलिखित करने की ऐसी पद्धति है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जो संपत्ति पर हम लोग ह्रास लगा रहे हैं उसकी राशि जो रहता है एक समान रहता है। जैसे पहले साल, जैसे हम लोग 2015 में 10,000 का मशीन परचेस किए 1 जनवरी को, और 10% जो है मशीन कितने का परचेस कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का, और 1 जनवरी को तो 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, 2015 में भी हम लोग का 1,000 रुपये रहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज, और उसके बाद 2016 में भी जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हम लोग का कितना रहेगा, 1,000 रुपये रहेगा। मतलब हर साल जो है डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या बोल रहे हैं, प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। अब देखिए हर साल जो है ह्रास की राशि एक समान होने के कारण इस पद्धति को क्या कहा जाता है, स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। अब देखिए इनको किन किन नामों से जाना जाता है तो वो यहां पर बताया जा रहा है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, मूल लागत मतलब जिस लागत पर परचेस किया गया है उस लागत पर ही क्या किया जाता है, पर ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसीलिए इसको मूल लागत पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की गणना जो है संपत्ति के मूल लागत पर की जाती है। इस पद्धति को सीधी रेखा पंक्ति या पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को जो मेथड है, ठीक है, स्थायी किस्त पद्धति को क्या कहते हैं, सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ज्ञात की गई ह्रास की राशि को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाए तो ह्रास की राशि को प्रदर्शित करने वाली रेखा सीधी होगी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है ह्रास का अमाउंट एक है। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, एक रेखा चित्र दिया हुआ, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट बोल रहे हैं, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष एक समान रहती है। स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं क्या क्या बता रहा है कि पहला बता रहा है कि इस मेथड में, इस पद्धति में ह्रास की राशि जो है पर ईयर एक समान रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। पहला वर्ष 1,000 रुपये तो दूसरा वर्ष भी 1,000 रुपये, तीसरा वर्ष भी 1,000 रुपये, इस तरह से। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित किया जा सकता है। ये जो मेथड है, स्थायी किस्त पद्धति जो है, उसमें संपत्ति के मूल्य को कहां तक अपलिखित किया जा सकता है, तो शून्य। ठीक है, शून्य मूल्य तक जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपलिखित कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना बार बार नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए जैसे पहले मैंने बताया कि 2015 में एक 10,000 रुपीज का एक एसेट्स परचेस किए, उसमें हमने क्या किया, 2015 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज। अब उसी 1,000 को हम लोग 2016 में भी, 2017 में भी, 2018 में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हम लोग को बार बार डेप्रिसिएशन का जो है वो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है चौथा पॉइंट, यह पद्धति कम मूल्य व कम जीवन अवधि वाले संपत्तियों के लिए उपयोगी है। तो ये जो मेथड है वो कौन से संपत्तियों के लिए उपयोगी है, तो कम मूल्य वाला या कम जीवन अवधि वाला जो संपत्ति होता है, ठीक है, उन संपत्तियों के लिए ये जो मेथड है ये उपयोगी होता है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया हुआ है मूल्यह्रास की गणना, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास की गणना कैसे करना है वो हम लोग यहां पास बता रहा है। देखिए एक तो होता है सूत्र द्वारा, ठीक है, और एक होता है प्रतिशत वाला। तो पहला सूत्र वाला क्या है, देखिए जब संपत्ति की लागत
संपत्ति का जीवन काल तथा संपत्ति का अवशेष मूल्य ज्ञात हो तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। अब देखिए, संपत्ति की लागत के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, संपत्ति का लागत कैसे निकालना है। तो संपत्ति का लागत निकालने के लिए परचेस वैल्यू, जितने को संपत्ति को जितने में हम लोग परचेस किए हैं, क्रय किए हैं, उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो परिवहन व्यय, जितना में हम लोग मशीन को अपने कारखाने तक, अपने व्यापार तक लाने में जो खर्च किए हैं, उसके बाद स्थापना व्यय, तो तीनों को जोड़ने पर क्या होता है, संपत्ति का लागत हम लोग को ज्ञात हो जाता है। उसके बाद संपत्ति का जीवन काल, तो संपत्ति का जीवन काल हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन अगर इस मेथड पर, इस फॉर्मूले बेस पर यूज होना है, तो हम लोग को क्या है, संपत्ति का जीवन काल क्वेश्चन में दिया रहेगा, संपत्ति का जीवन काल हम लोग को नहीं निकालना है। उसके बाद संपत्ति का अवशेष मूल्य भी जो है लगभग क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तीनों आइटम्स दिए रहेंगे और ज्यादातर लागत जो है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, वार्षिक ह्रास, एनुअल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मशीन की लागत, माइनस क्या कर देंगे उसमें से, रेसिडिवल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। ठीक है, अवशिष्ट मूल्य को इंग्लिश में स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं या रेसिडिवल वैल्यू बोलते हैं। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपॉन उसमें संपत्ति का जीवन काल, संपत्ति का जीवन काल 10 या 15 जो भी दिया रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, वार्षिक ह्रास, ये हम लोग को फॉर्मूला के माध्यम से मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं उसको समझा दे रहा हूं आपको। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए, एक मशीन का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है, परचेस वैल्यू कितना है, 15,000 रुपीज। इसका स्थापना व्यय कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपए दिया हुआ है। मशीन को स्थापित करने में 3,000 रुपए खर्च आपने किया है। मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और अवशिष्ट मूल्य कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपए दिया हुआ है। मशीन पर वार्षिक ह्रास की राशि क्या होगी। देखिए, वार्षिक ह्रास निकालने के लिए संपत्ति का लागत, तो संपत्ति का लागत कैसे निकालेंगे, तो संपत्ति के क्रय मूल्य में जो है वो क्या जोड़ देंगे हम लोग, स्थापना व्यय जो होता है 3,000 रुपए जो है वो हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहां पास जोड़ा हुआ है 15,000 प्लस 3,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ है 2,000 रुपए, वो हम लोग पुटअप कर दिए फॉर्मूला में 2,000 रुपए। अब अपोन में क्या लिखे, बटे में क्या लिखे, संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति का जीवन काल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष, लिख दिए। अब देखिए 15,000 रुपए क्रय मूल्य था और प्लस 3,000 रुपए क्या था, स्थापना व्यय, दोनों को जोड़ दिए 18,000 रुपए हो गया लागत। उसमें से स्क्रैप वैल्यू, अवशेष मूल्य को माइनस कर दिए। ठीक है, बटे में 10, तो 18 में से 2 गया 16,000 रुपए, 16,000 को 10 से भाग दिए अनुमानित जीवन काल से। ठीक है, संपत्ति का जीवन काल से भाग दे दिए, कितना आ गया, 1,600 रुपए डिप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है। अब है दूसरा मेथड, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दूसरा मेथड क्या है, जब वो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अनुमानित जीवन, अवशेष मूल्य नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में प्रतिशत दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्रतिशत दिया होगा कि इस प्रतिशत 10% के हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो प्रतिशत के आधार पे देखिए दूसरा मेथड जो है वो क्या है, परसेंट के आधार पे। जब संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य ज्ञात न किया जा सके तो संपत्ति पर वार्षिक ह्रास की गणना प्रतिशत दर के आधार पर की जाती है। ठीक है, जब स्क्रैप वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड क्या होगा हम लोग के पास, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला वार्षिक ह्रास की गणना प्रतिशत, ये प्रतिशत जो है वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अवशिष्ट मूल्य ज्ञात होने पर कुल लागत में से इसे घटाकर मूल्य ह्रास की राशि ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ है, अब यहां पास ये जो मेथड है हम लोग का सेकंड मेथड, इसमें अनुमानित जीवन काल कभी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अनुमानित जीवन काल दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली जो है पहले मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर जीवन काल नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत दिया रहेगा क्वेश्चन में, फिर प्रतिशत के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए वार्षिक ह्रास, वार्षिक ह्रास निकालने के लिए संपत्ति की लागत, अगर अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, संपत्ति की लागत इंटू ह्रास की दर,
अब ह्रास का दर जैसे 10% हम लोग यहाँ पास लिखते हैं, अब परसेंट का साइन हटाएंगे हम लोग तो बटे में क्या ऑलरेडी 100 लग जाएगा। ठीक है, वार्षिक ह्रास संपत्ति की लागत, देखिए उसी को क्या किया है, फॉर्मूला को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया है। संपत्ति की लागत में से क्या माइनस कर दिया है, अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया है, इंटू ह्रास की दर बटे में 100। ठीक है, उसी फॉर्मूला को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, एक मशीन 50,000 रुपए में क्रय की गई, ह्रास की दर कितना है, 10% है। वार्षिक ह्रास की राशि क्या होगी? देखिए वार्षिक ह्रास, मशीन की लागत कितना दिया हुआ था, 50,000 रुपए दिया हुआ था। ठीक है, ह्रास की दर कितना है, 10%। ठीक है, 10% लिखे। अब परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में क्या है, 100 लग जाएगा। अब इस तरह से हम लोग निकाले 5,000 रुपए, कैलकुलेशन करने के बाद डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 5,000 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए उसको भी उदाहरण के माध्यम से समझाए। एक मशीन 40,000 रुपए में क्रय की गई। ठीक है, मशीन का अवशिष्ट मूल्य कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू। ह्रास की दर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक ह्रास की राशि होगी। अब देखिए वार्षिक ह्रास निकालने का, संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य इंटू ह्रास की दर बटे में 100। अब देखिए 40,000 रुपए परचेस वैल्यू था, क्रय मूल्य था, और माइनस कर दिए अवशिष्ट मूल्य को। ठीक है, कितना आएगा, 35,000 रुपए इंटू 10%, का साइन हटा तो बटे में 100 लग गया। अब 35,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3500 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। एक जब स्क्रैप वैल्यू ना दिया हो और एक जब स्क्रैप वैल्यू दिया हो। क्लियर है? अब देखिए बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्या देखना है हम लोग को, नेक्स्ट वीडियो में देखना है स्थायी किस्त पद्धति के गुण देखेंगे, स्थायी किस्त पद्धति के दोष देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास कुछ जर्नल एंट्री आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से स्थायी किस्त पद्धति के एग्जाम्पल को देखेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट रहे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा।